दिस क्लास हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया था, उनके फार्मूलाज को, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने उन फार्मूलाज पे बेस देखे थे। पूर्वी आप कुछ कह रहे हैं क्या? का माइक ऑन है। I do hope that's not the case. चलिए, so now in this class we are going to discuss some of the other question first from the same exercise, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और दूसरी एक्सरसाइजेस में हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, और किसी ने मुझे कहा था that you have to state the answer to the following question, is it true or false, and then justify your answer. Okay. पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है that the value of 10a is always less than 1. तो थोड़ा मैं आपको वैल्यूज़ के बारे में बता दूं कि वैल्यूज़ की एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा रफ कि ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ किस रेंज में होती है। उसके क्वेश्चन बनते हैं अपने आप में। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। Okay. All right. So this was our right angle triangle. Naming कर लेते हैं हम इसकी. We'll call it A, B and C. अब एक चीज हम जानते हैं that no matter what, AC जो है वो it is going to be greater than both AB and AC will also be greater than BC. क्योंकि AC हाइपटेनियस है और हाइपटेनियस बाकी साइड से बड़ी होती है, इसलिए ये हमें पता है हमेशा कि AC is going to be the largest side in this triangle. किसी भी ट्राइंगल में ये होगा, hypotenuse will be the largest side. Okay. इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? So let's conclude about, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर हम साइन सपोज C की वैल्यू निकाल रहे हैं, yes I will one by one. Okay, I have taken your question. आपका कोई भी एग्जाम्पल इस चैप्टर से रिलेटेड, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन में भी डाउट हो तो उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। सो नाउ साइन सी की वैल्यू हम लिखेंगे ए वी अपॉन ए सी। साइन की वैल्यू हम हमेशा कैसे लिखते हैं? इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में। इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, और जब भी ऐसा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये जो फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू 1 से लेस होती है। इट्स ऑलवेज लेसर देन 1। तो साइन की वैल्यू, बिकॉज साइन में हमेशा नीचे हाइपोटेनियस लिखते हैं, इसलिए साइन की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। राइट। कॉस के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि कॉस में भी कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो कॉस की भी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1। पर टेन की वैल्यू निकालते वक्त, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है, 10A या 10C निकाल रहे हो सपोज इस केस में, सो लेट्स टॉक अबाउट 10C। तो 10C की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर जो इस केस में AB है एंड बेस जो इस केस में BC है। 10 का फॉर्मूला मैं रिमाइंड करा दूं, 10 का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो C के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि AB लार्जर साइड हो और BC स्मॉलर साइड हो। ओके, तो अगर ऐसा है तो इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और जब ऐसा होता है तो वैल्यू 1 से लार्जर होती है, तो यहाँ 10 की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को इन्वर्ट कर दूं और 10A की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, मैंने बताया था कि अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं तो हमें ट्राइंगल को इन्वर्ट करना पड़ता है। तो बिना इन्वर्ट किए हुए मैं यहीं से बाय प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन्वर्ट करोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा BC और AB जो है वो बेस बन जाएगा। सो फ्रॉम दैट लॉजिक अब फॉर्मूला 10A का बन जाएगा BC अपॉन AB, और इस केस में
डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, जिसका मतलब 10 की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। पहले केस में हमने देखा 10 की वैल्यू 1 से बड़ी थी और दूसरे केस में देखा 10 की वैल्यू 1 से छोटी है। 10 के एंगल की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस इक्वल भी हो सकते हैं, तो 10 की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है। आपका ये जो क्वेश्चन है right here, which asks that the value of 10a is always less than 1 is false. And to justify, you can always write that the value of 10 is either smaller than, greater than, or equal to 0. तीनों ही वैल्यू 10 की हो सकती है. sec is equal to 12 upon 5 from for some value of angle A. हाँ, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता, दिस कैन बी ट्रू. ठीक है. एंड टू जस्टिफाई योर आंसर, इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ इसका जस्टिफिकेशन क्या है. सो वी कैन, टू जस्टिफाई दिस आंसर वी हैव टू लुक एट कॉस. तो चलो कॉस पे आते हैं. लेट मी इरेज ऑल दिस मेस दैट हैज़ बीन क्रिएटेड. पहले जरा मैं ये कॉपी कर लूँ ट्राइंगल, ताकि इसको हम आगे यूज़ कर सकें. होपफुली कॉपी हो गया हो. नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. चलो फिर से बना लेते हैं. कोई आसान तरीका नहीं है ट्राइंगल बनाने का. लेट्स ड्रॉ दिस एंड ड्रॉ अ लाइन एंड इरेज. इसमें ऐसा इरेजर तो काम ही नहीं करता. चलो कोई बात नहीं, ट्राइंगल पूरा ही बना लेते हैं. ये ट्राइंगल था और इसका केस लिख लेते हैं जो जैसा उन्होंने दिया हुआ था. सपोज दिस इज 5 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 12 और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी. अभी सपोज कर लेते हैं दैट दिस इज 11. ठीक है मैम, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट राइट नाउ. ना कैलकुलेशन की इस क्वेश्चन में आपको जरूरत है. तो इन्होंने कहा कि सेक की वैल्यू सेक ए is equal to 12 upon 5, which is okay because इसमें एक ही चीज़ आपको चेक करनी है जो गलत हो सकती थी. आप यहाँ a लिखोगे, यहाँ भी यहाँ a लिख लेते हैं क्योंकि a एंगल नीचे दिया हुआ है. सो a b c. तो देखो एक ही चीज़ गलत हो सकती थी, ये फ्रैक्शन उन्होंने गलत तरीके से लिखा हो. अब सेक जो होता है, जिन लोगों को लास्ट क्लास याद होगी, वो कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल. और कॉस की वैल्यू फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इसका उल्टा अगर करेंगे तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. और अकॉर्डिंग टू लॉजिक, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होनी चाहिए. तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ गलत हो सकती थी कि ये हाइपोटेनियस को छोटा लिख देते और बेस को बड़ा लिख देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है. हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस छोटा है, विच इज़ करेक्ट. ठीक है. तो इसका जस्टिफिकेशन ये है बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, और यहाँ हाइपोटेनियस बड़ा है इस क्वेश्चन में और बेस छोटा है. और इस वजह से इसको आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो कि सेक की वैल्यू जो है, चूँकि हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस छोटा है, तो इस वजह से सेक की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से लार्जर होती है. इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और यहाँ पे भी ऐसा ही है, सेक की वैल्यू 1 से लार्जर है. Cos A is the abbreviation used for cosecant of an angle A. This is wrong because cos जो है it is the abbreviation for cosine. Okay, so cos is short for cosine. Cosecant का short form होता है, cosecant को हम short में कहते हैं cosec. So इस नेम से एक क्वेश्चन बन गया यहाँ. ठीक है. इसी तरह सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं सेक. सेकेंड इज सेक. ठीक है. तो ये कोसाइन और कोसेक में हमेशा डिफरेंट होता है. डिफरेंस याद रखना, कोसाइन का शॉर्ट कॉस और कोसेकेंड का शॉर्ट कोसेक. जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करते जाओगे ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, कंफ्यूज मत होना. कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए. देखो ये भी एक गड़बड़ होती है. लोग सोचते हैं दैट साइन ए मीन्स दैट यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ साइन एंड द एंगल ऑफ ए. तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देर इज नो मल्टीप्लिकेशन हेयर.
साइन मल्टीप्लिकेशन जैसा ही एक ऑपरेटर है जो हम ए के साथ यूज़ कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन जैसा एक और ऑपरेटर है जिसको ए के साथ यूज़ कर रहे हैं। इसके बीच में कोई और मैथमेटिकल ऑपरेटर इनटू प्लस माइनस वगैरह नहीं होता। आप चाहो तो दो अलग अलग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैन मल्टीप्लाई साइन ए एंड कॉस ए। अब दो साइन ए को मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइन ए को कॉस सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। So this is not a product of sine and a. Okay. So next चीज यही थी that cot is the product of cot and a. No, it's not a product of cot and a. Cot a अपने आप में ही operator है. Sin theta is 4/3 for some angle. Now this is wrong obviously. क्यों गलत है ये? Because अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब जरा साइन का हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या था। साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता जिसमें परपेंडिकुलर बड़ा हो और हाइपोटेन्यूज छोटा हो। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दी हुई है उसमें ऐसा ही दिया हुआ, परपेंडिकुलर बड़ा है और नीचे का हाइपोटेन्यूज छोटा है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो व्हाई इज दिस इनकरेक्ट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, जबकि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है। सो दिस इज फॉल्स फॉर दिस रीजन। यहाँ आपको वैल्यूज किस रेंज में चलती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ये आप और ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा जब आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे आगे का, इन विच देर इज़ अ टेबल, इट इज़ राइट हियर। सो इस टेबल से ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो डोंट वरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन राइट नाउ। जैसे जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी आप क्लियरली समझते चले जाएंगे। सो दे हैव गिवन अस अ क्वेश्चन, शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 टू बी एक्सप्लेन्ड। लेट मी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड शैल वी कॉपी दिस क्वेश्चन? कॉपी कर लेते हैं। ओके, ओहो नहीं हो रहा कॉपी, तो लेट मी ड्रॉ द क्वेश्चन राइट देयर। सो ये पी क्यू पी ओ क्यू हमारे ट्राइंगल का नाम है एंड दिस पी ओ क्यू, चलो इसको बना लेते पहले। परपेंडिकुलर, hypotenuse, बेस, और नेमिंग कर लेते हैं। आई होप दैट दिस इज द करेक्ट नेमिंग। अच्छा, P नीचे है और Q ऊपर है, सॉरी। P O Q, और सिर्फ एक ही साइड पॉसिबल इन्होंने दी हुई है, दैट इज ये नीचे वाली साइड 7 सेंटीमीटर है एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1, ओके 7, ओके, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1। तो इससे हम क्या लॉजिक डिडक्ट कर सकते हैं? चलो पी क्यू को x मान लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट पी क्यू इज x, ओके। और ओ क्यू की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? ओ क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इस x को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा। सो ओ क्यू की वैल्यू हो गई 1 + x। ऑलराइट, सो अब तीनों साइड्स हमें किसी ना किसी फॉर्म में मिल गई है। एक साइड x के फॉर्म में, दूसरी 1 + x के फॉर्म में और तीसरी साइड 7 के फॉर्म में। ठीक है, सो हमने इनमें से एक को x मान लिया, इसको भी मान सकते थे आप x, तब ये 1 - x आता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको x मानते हो। a भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो वंस वी हैव डन दैट, पहले हम क्या करते हैं, ये सारी साइड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने से पहले। तो साइड फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, विच गोज लाइक दिस: OQ² = PQ² + OP², and this is also a question of quadratic question. So x + 1² 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, एक ही बात है, equal to x² + 7²
इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के बेसिस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। ओके, एंड दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, एंड देन 2x इक्वल टू 48, 1 को हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, एंड x की वैल्यू if we divide 48 by 2 it will be 24. So this side is 24 and this is 24 plus 1 25. So अब हमारे पास तीनों साइड है, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। सो उन्होंने कहा है दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। देखो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इस ट्राइंगल को यहाँ से क्यू से कैलकुलेट करने के लिए दिया जो ऊपर है। अब मैं चाहूँ तो यहीं से कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट आई वांट टू डू इट द इजी वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो इस फिगर को मैं थोड़ा इन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ट्राइंगल को टेढ़ा कर दे रहा हूँ। चलिए, एंड देन लेट मी राइट द नेम्स ऑफ द साइड्स। इसको उल्टा कर दिया तो क्यू नीचे आ गया और पी ऊपर पहुंच गया, सॉरी ओ ऊपर पहुंच गया, एंड पी तो अपनी जगह पे ही 90 डिग्री की जगह पे। ओके, हाइपोटेन्यूज 25 था तो उस पर 25 ही लिखेंगे। ये छोटी वाली साइड OP 7 की थी और ये वाली साइड 24 थी। सो यहाँ Q से हमें मेजरमेंट करनी है, एंड दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन Q। सो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम देखो तो इट विल बी OP अपॉन OQ, ओके, एंड दैट विल बी 7 अपॉन 25। और बिल्कुल यही काम हम cos Q के लिए भी कर सकते हैं। So for cos Q, the formula becomes base upon hypotenuse, which in this case will be PQ upon OQ, which will be equal to 24 upon 25. So दोनों values आ गई हमारे पास, ठीक है। Now someone has asked question number 9. Let's check what's in question number 9. They have given the value of 10a and you have to find these complicated values. मेरे ख्याल से कुछ complicated नहीं है। I will do one part of this and you can do the rest. So let me draw the triangle. इस बार already मैं इसको inverted बना लेता हूँ ताकि confusion ना हो. So this is our board. Let me clear this out. Clear our drawing. एक triangle बना लेते हैं. Okay. और इसको name दे देते हैं. So ABC उन्होंने नाम लिखने के लिए कहा है. मैं A को नीचे लिख के कर रहा हूँ क्योंकि 10 की वैल्यू हमें यहाँ से लिखनी है ABC. इसका मैं आगे एक इन्वर्टेड वर्जन भी बना लूँगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. दिस इज राइट एंगल एट B, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है, और 10a की वैल्यू दी हुई है 1/√3. आई थिंक 10a इज 1/√3. ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो लेट्स गो बैक एंड चेक. यस, 10a इज 1/√3. वेरी गुड. सो इसका मतलब हमें 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ये भी मैंने कहा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप साइड लिखते हो तो उसको x के फॉर्म में लिखते हो. इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1x लिखोगे और बेस की वैल्यू √3x लिखोगे, लाइक दिस. सो वी आर गोइंग टू राइट x एट परपेंडिकुलर, 1x को x ही लिखते हैं, एंड एट बेस वी आर गोइंग टू राइट √3x. अब इसके बेसिस पे आप हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ AC² इक्वल टू AB प्लस BC, वो आप फिगर आउट कर सकते हो. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट AC² इक्वल टू वैल्यूज. सो एक वैल्यू x का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर, और बेस का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज √3x². सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. सो AC² इक्वल टू x² प्लस 3x². x प्लस 3x इज 4x², और जब इसका रूट निकालेंगे, ओके, सो 4 का रूट 2 हो जाएगा और x² का रूट x हो जाएगा. सो 2x is the value of hypotenuse. Now let me clear the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि hypotenuse आपका कितना पड़ा है. Now you can find out the values that they have given in the question. But before I do that, I will make this triangle in
and inverted way too. So इसको थोड़ा उल्टा भी करके मैं बना देता हूँ, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ की कैलकुलेशन हमें C से करनी है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट फ्रॉम एंगल A, तो हमारा C एंगल भी नीचे होना चाहिए, so that we can easily understand this question. C, B and that one at the top is A. हाइपोटेनियस हमेशा वहीं होता है, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आता, तो उसकी वैल्यू 2x ही है. अब ये A भी आपका परपेंडिकुलर बन गया है which is √3x, and BC आपका बेस बन गया which is x. Okay, so now let's go back to the sheet. Sin A plus cos C, देखें ये कॉपी होता है नहीं, हो शायद हो जाएगा कॉपी. Let me paste it here. Okay. So ये कैलकुलेट करना है, यहाँ 4 वैल्यूज हैं, sin A cos C, cos A sin C. चलो निकालते हैं इसको, एक एक करके पहले सबको कैलकुलेट कर लेते हैं. So let's calculate sin of A. So A तो इधर वाली फिगर में नीचे है, so इस वाली फिगर से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और इससे हम sin A की वैल्यू निकालें. तो sin A तुम्हें ध्यान होगा, it is the formula is perpendicular upon hypotenuse, and according to that formula in this figure you will write it's actually BC upon AC, which is x upon 2x, which is, अगर x को कैंसिल कर दोगे 1/2. तो इसी तरह हम cos C भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन cos C कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाली फिगर देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे C नीचे है, या आप इस वाली फिगर को उल्टा कर सकते हो इन्वर्ट, या आप अगर अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो गई है तो इसी फॉर्म में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो. So while calculating cos C, you have to do base upon hypotenuse. Cos का formula यही होता है, base upon hypotenuse. So let me write base upon hypotenuse. इस वाली फिगर में देखेंगे क्योंकि इसमें C नीचे है. Right here the base is BC and the hypotenuse is AC. So इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम. BC की वैल्यू x है और hypotenuse की वैल्यू 2x है. So again you will get 1/2. ठीक है. Then we'll calculate cos A. cos A के लिए वापस इस वाली फिगर पे आ जाते हैं, बिकॉज इसमें A नीचे है. So cos का फॉर्मूला अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, which is बेस क्या है यहाँ पे AB, और हाइपोटेनियस तो वही है AC. So this is equal to √3x upon 2x. Okay. So यहाँ x और x को कैंसिल कर देंगे तो √3 upon 2. And lastly sin C कैलकुलेट करेंगे. So sin C लिखा हुआ है, तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाली फिगर देखेंगे इस फॉर्म में, और sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू AB है इस फिगर में, और हाइपोटेनियस तो AC ही होगा. AB की वैल्यू √3x एंड AC की वैल्यू 2x. सो x और x को काट देंगे √3/2. ओके, अब इन्होंने क्या करने के लिए कहा है हमें, इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए कहा है. sin A cos C, देखो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता, बट व्हेन यू राइट 2 sin और 2 cos टुगेदर, और sin और cos और tan और cot, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साथ लिखते हो, उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, देन इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ sin A विद द वैल्यू ऑफ cos C. ओके, सो sin A की वैल्यू 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है cos C की वैल्यू से. cos C की वैल्यू 1/2 है, प्लस फिर cos A की वैल्यू लेना है जो √3/2 है, √3/2 इंटू sin C की वैल्यू लेना है विच इज ऑल्सो √3/2. पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन. सो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 1/2 इंटू 1/2 विल बिकम 1/4 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 3/4. 1/4 और 3/4 को जोड़ोगे तो इट विल बिकम 4/4. जिनको डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 1. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, जस्ट इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है और कुछ नहीं है. और मेरे ख्याल से इन्हीं वैल्यूज़ को मिला के आपको नेक्स्ट
क्वेश्चन करना है, उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें भी यही यूज़ करना है। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, तो इन्हें फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। कॉस ए भी निकाल चुके हो, कॉस सी भी निकाल चुके हो, साइन ए भी निकाल चुके हो, साइन सी भी निकाल चुके हो। बस अब उनको डिफरेंट पैटर्न में अरेंज करके मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट करना है, जैसा कि ये सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है। सो आई होप कि सेकेंड पार्ट आप कर पाएंगे खुद से। जैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 5 में किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, एक साइड दी हुई है और बाकी साइड का सम दिया हुआ है, वहाँ पे हमें बाकी साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ था। तो इन सम में से किसी एक साइड को x मान लेना, तो दूसरी साइड की वैल्यू निकल आएगी 25 माइनस एक्स, और फिर उनको पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार तीनों साइड्स आ गई तो आप साइन पी, कॉस पी, टेन पी जो आप निकालना चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, let's move on to the next topic in this chapter. Let me clear this out. Okay, अगला टॉपिक जो है that is the trigonometric values of some ratioed angles, और इसको इस टॉपिक से प्रूफ आते हैं। और प्रूफ इसके दिए नहीं हुए हैं एक्सरसाइज में, बल्कि ऊपर एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं कुछ प्रूफ, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे प्रूफ की, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करना है आपको। एंड they have given you a table like this, and इस टेबल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। आगे जो मेरी क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि ये टेबल आप खुद से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज दैट यू रिमेंबर दिस टेबल। और रिमेंबर का मतलब ये नहीं कि इसको लेके बैठना रात भर रटते रहना, नहीं। रिमेंबर का मतलब ये है कि do as many question as you can based on these degrees of angles which are given, और जैसे जैसे आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते रहोगे उन क्वेश्चंस में, आपको धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द कॉमन वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, लेट मी शो यू बाय एन क्वेश्चन कि इस टेबल को कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे होंगे। सो नाउ यू विल सी अ क्वेश्चन लाइक दिस। कोई साइड्स गिवन नहीं है, ओके, कोई ट्राइंगल गिवन नहीं है, सिंपली उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं, उनके आगे रेशियो लिखे हुए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एंगल एंड बेस्ड ऑन दैट रेशियो आपको कैलकुलेशन करनी है, और उसी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना दिए। देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट दिस। लेट मी शो यू हाउ टू डू दी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। लेट मी कॉपी दिस, होपफुली वहाँ पे एज इट इज पेस्ट हो जाए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, चलो नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस। सो क्या होता है कि ये जो टेबल देखोगे उसमें साइन और 60 दोनों के अंडर एक वैल्यू दी होगी। सो लेट्स टेक दिस साइन 60, लेट्स गेट बैक टू द टेबल। ये टेबल है हमारी, ठीक है, होपफुली आपको दिख रही होगी। सो इफ यू विल सी साइन एंड यू विल सी 60, तो इन दोनों के नीचे ये एक वैल्यू दी हुई है √3/2। ओके, सो जहाँ साइन 60 लिखा हुआ है वहाँ इस टेबल से हम ये वैल्यू √3/2 प्लेस कर देंगे। इसी तरह अगर कहीं लिखा हो tan 30, तो हम tan और 30 के नीचे देखेंगे, सो यू विल गेट टू दिस वैल्यू 1/√3, और जहाँ पे tan 30 लिखा होगा वहाँ ये वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। एंगल्स वही आते हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल में, सॉरी, जो दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं आएगा कि कोई क्वेश्चन आपको साइन 15 डिग्री का आ जाएगा और आप कहोगे सर 15 तो है ही नहीं इसमें, आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। सारे क्वेश्चन जो आपको इस क्लास में आएंगे दैट इज विल बी फ्रॉम एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90, एंड फ्रॉम दिस 6 रेशियोज, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे। सो मैं टेबल रेफर नहीं कर रहा हूँ, आई रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ दीज रेशियोज, पर मैं आपको कंफर्म करा दूंगा टेबल से। सो साइन 60 डिग्री, दिस पार्ट कैन बी रिटन एज √3/2, इसकी वैल्यू टेबल में √3/2 दी हुई है। अगेन कोई साइन नहीं है यहाँ दूसरी वैल्यू पे पहुँचते वक्त, सो मल्टीप्लीकेशन। cos 30 की वैल्यू इट्स ऑल्सो √3/2 अकॉर्डिंग टू द टेबल। प्लस का साइन है, प्लस बना लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू इट इज़ हाफ अकॉर्डिंग टू द टेबल। cos 60 value it's also half according to the table. So let's take a look कि ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया is it correct or not. So if you look under sin 60 √3/2, cos 30 it's also √3/2, sin 30 it's 1/2,
cos 60 इट्स 1/2। सो मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की, ऑब्वियसली पढ़ाते पढ़ाते, कि मुझे ये वैल्यूज़ याद हो गई। पर जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, आपकी क्लास में था मैं, तो मुझे भी ये याद करने में समय लगा था। सो प्रैक्टिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप ये वैल्यूज़ याद आपको हो जाएंगी। तब तक यू कैन लुक एट द टेबल एंड यू कैन पुट द वैल्यूज़ इनटू योर क्वेश्चंस। सो अगर इनको मल्टीप्लाई करें, अगेन बॉडमास रूल फॉलो करना, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। सो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 3/4 प्लस 1/4 एंड दिस विल बी 4/4, जिसको कैंसिल करके 1 आ जाएगा। सो आई विल टेक अनदर क्वेश्चन from this exercise. Okay, let's take this one, which is in fraction. Cos 45 sec 30 plus cosec 30. So let me write this down. Hopefully I can write this clear. Cos 45, okay, upon sec 30 plus cosec 30. Hopefully यही क्वेश्चन था। अगर आप कोई साइड बुक फॉलो कर रहे हैं तो you will find hundreds of question like these in those side books, और वहाँ से आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज मिलती है अपनी साइड बुक में जहाँ ये एंगल्स ऐसे दिए हुए हों और वैल्यू रखनी हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट you put that exercise in the form of an image into the group कि अदर स्टूडेंट्स भी बेनिफिट कर पाएँ। और अगर आपके पास दो तरह की, किसी के पास डिफरेंट बुक है और किसी के पास डिफरेंट साइड बुक है, रिफ्रेशर है, तो यू कैन ऑल्सो शेयर द क्वेश्चन यूजिंग द ग्रुप। चलिए अब देखते हैं इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे पुट करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। सो cos 45 इज़ 1/√2। सो 1/√2 cos 45 की जगह हमने रख दिया। एंड देन हम ये बड़ा सा फ्रैक्शन बनाएंगे जो इस क्वेश्चन में बना हुआ है। देन sec 30, एंड द वैल्यू ऑफ sec 30 इज़ एक्चुअली 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 30, एंड द वैल्यू ऑफ cosec 30 इज़ 2। Okay, let's go back to the table and let me confirm this to you. Cos 45 is 1/√2, cosec 30 is 2, sec 30 is 2/√3. Okay, so याद हो जाएंगी, डोंट वरी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी सारी वैल्यूज। सो अब आपको एक एक करके पहले इंडिविजुअल न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमरेटर को आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक सिंपल फ्रैक्शन है। सो लेट इट बी लाइक दिस। डिनोमिनेटर को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक द एलसीएम। सो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे हम, सिर्फ इतने पार्ट को। सो यू हैव द एलसीएम ऑफ √3, और जब हम ऐसे एलसीएम लेते हैं और दूसरे फ्रैक्शन में नीचे कुछ नहीं होता, सो देन यू सिंपली मल्टीप्लाई दिस √3/2 एंड यू विल गेट टू 2√3। याद रखना, ये वैल्यूज याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। It is a matter of practice. With practice you will remember these values. There is no complication in that. Complication कहाँ आता है? Trigonometry क्यों hard लगती है? Because you forget how to take LCM. You forget that when you will get a complex fraction like this, उस केस में क्या करना होता है? Basic maths अगर weak है तो trigonometry hard लगेगी. But trigonometry is also in class 10th a medium to improve your basic math, to remember how to take LCM, how to do mixed fractions, और हम जैसे जैसे एक्सरसाइजेज में आगे बढ़ेंगे आपको उसका आइडिया होता चला जाएगा। किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम नहीं ले पा रहे हो या कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, डोंट थिंक दैट इट इज़ अ ट्रिवियल प्रॉब्लम और ये मैं कैसे पूछूं सर से। जस्ट आस्क एंड आई विल आंसर। अगर आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते देन मैसेज मी प्राइवेटली, नो प्रॉब्लम। नाउ ये मत करना कि √3 और √3 को काट देना यहाँ पे, बिकॉज अगर ऐसा करना होता तो एलसीएम ही क्यों लेते हम। अब 2 और 2 प्लस √3 ऐड नहीं हो सकते बिकॉज दिस डज नॉट हैव अ रूट एंड दिस हैव अ रूट। एक रेशनल और इरेशनल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर नाउ इज टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे का डिनोमिनेटर सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंड दैट बिकम्स योर न्यू न्यूमरेटर। सो 1 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3, और बीच के दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स योर न्यू डिनोमिनेटर। अगर आप एक बार में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कोई फिक्र नहीं है, √2 को अलग लिख लो ब्रैकेट में और 2 + 2 √3 को अलग लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है, और अब मल्टीप्लाई कर लो इन्हें।
So √3 upon 2√2 प्लस 2√6। अब इस क्वेश्चन में आपको इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस बाय 2√2। रेशनलाइजेशन आपको लास्ट ईयर से याद होगा, ठीक है। सो आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 2 को ऑमिट भी कर सकते हो, बिना 2 के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। सो यू कैन टेक 2 कॉमन, इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लो। वेयर इज द 22, ठीक है। एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई विद √2 minus √6 and √2 minus √6। ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसको करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस √3 विद बोथ ऑफ दीज, √3 and √2 will become √6। √3 and √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम √18, और √18 को हम लिखते हैं 3√2। ओके, शॉर्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन से क्लियर हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करो, सो 2 एंड इसका अगर रेशनलाइजेशन करो तो 2 का स्क्वायर 2 होता है एंड √6 का स्क्वायर 6 होता है। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ। सो √6 माइनस 3√2 अपॉन 2 इंटू -4। ओके, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 बन जाएगा। √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। सो नेगेटिव नंबर को भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते रूट की तरह। सो नेगेटिव नंबर को जब ऊपर लेके आओगे तो ऊपर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। √6 नेगेटिव हो जाएगा और 3√2 पॉजिटिव रहेगा। 3√2, ओके, एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 बच जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। रेशनलाइजेशन करना ज़रूरी है। आप बिना कॉमनली रेशनलाइजेशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज how you solve the questions in exercise 8.2. It will heavily involve looking at this table, remembering this table. So मेरी आपसे वो है कि आप इस तरह के क्वेश्चन कीजिए एंड शेयर क्वेश्चन इफ यू फाइंड इन रिफ्रेशर इनटू द ग्रुप, ताकि सभी इसको सॉल्व कर सकें। ओके, एंड मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो आई विल गिव यू सम complicated question based on these into the group to solve as a test or a challenge. All right. सो लेट्स एंड दिस क्लास है। और जिसकी क्लास मिस हो गई मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो लिंक आपको भेज दूंगा इसका, या मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा कुछ समय में अपलोड करके।